नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। तो यह जो क्लास है वो यूजफुल रहेगी आपके लिए सेबी ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर और साथ में आपके NTA नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। इस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी वैसे फाइनेंस की क्लास नंबर 3 रहेगी। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 का जो आपको YouTube वीडियो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स और यहाँ से काफ़ी सारे MCQs आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। और साथ ही साथ जब हम आगे जो फाइनेंस की क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जब टर्म्स आएगी तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आप उस कंसेप्ट के अंदर जो टर्म्स यूज हो रही है आप उनको समझ पा रहे हो। ठीक है जी, तो यह हमारा इंपॉर्टेंस टर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ऑलरेडी 15 टर्म्स डिस्कस कर ली और पार्ट 2 के अंदर भी हम कितनी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, 15 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो पार्ट 1 के अंदर जो 15 टर्म्स हमने डिस्कस की थी उसके ऊपर कौन कौन से MCQs कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं वो भी मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। टोटल 5 MCQ होंगे। अगर 5 के 5 MCQ सही होते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी लेवल के MCQ हैं, तो यह माना जाएगा कि यार आपने क्लास नंबर 2 को काफ़ी अच्छे से देखा है और उसका जो लिंक है क्लास नंबर 2 का वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनकी PDF लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो ज़रूर से आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स मेरी जान। तो टेलीग्राम पे जाकर जब आप कॉमर्स मेरी जान सर्च करोगे तो आप इससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारे के सारे PDFs, सारे के सारे जॉब नोटिफिकेशंस वगैरह वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द लोएस्ट प्राइस एट विच ए डीलर इज विलिंग टू सेल, जहाँ जितने में डीलर बेचना चाहता है। देखो मैंने बताया था एक होती है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस और एक होती है आपके लिए स्प्रेड प्राइस। बिड प्राइस रिलेटेड होती है बाय करने से, आपको बस ये ध्यान रखना है। आस्क प्राइस रिलेट होती है सेल करने से, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है कि भाई मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ तुम इतने में बेचना चाहते हो, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है स्प्रेड प्राइस। और ये रिलेटेड है सेल से। तो सेल कौन सी प्राइस को डिस्कस करता है? आस्क प्राइस को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर? आस्क प्राइस। द एक्सरसाइज प्राइस एट ऑफ ए डेरिवेटिव दैट इज क्लोज टू मार्केट प्राइस, मतलब कि जो जितने में आप खरीद रहे हो और मार्केट प्राइस किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, सेम है या फिर आसपास ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एट द मनी, ऑन द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, इसको बोला जाता है आपके लिए एट द मनी। अनफेवरेबल मार्केट एसोसिएट्स विथ फॉलिंग प्राइस एंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर पेसिमिज्म होते हैं, मतलब कि निराशावादी होते हैं और आपको लगता है कि जो मार्केट के अंदर जो शेयर की जो प्राइस होगी वो गिरेगी। तो यह किस तरह का मार्केट होता है? यह होता है आपके लिए बियर मार्केट। इंडिविजुअल लाइसेंस्ड, देखो यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि इंडिविजुअल होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस किसके लिए होना चाहिए, किससे मिलना होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज से मिलना होना चाहिए। किस चीज के लिए लाइसेंस मिलता है? ताकि वो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सिक्योरिटीज को खरीद बेच सके। यह कौन बंदा होते हैं? ये होते हैं आपके लिए ब्रोकर। एजेंट तो खुद इन्वेस्टर्स के जो पर्सन होते हैं वो होते हैं, जबकि ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के लाइसेंस्ड पर्सन होते हैं। और ब्रोकर जो लेता है उसे ब्रोकरेज कमीशन कहते हैं। बाइंग ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन वन मार्केट इन ऑर्डर टू सेल द सेम इंस्ट्रूमेंट, आप एक जगह से चीज खरीदकर दूसरी जगह पर बेचते हो और दोनों की जो डिफरेंस होता है उससे आप क्या कमाते हो? फायदा कमाते हो। यह करना क्या कहलाता है? ये कहना कहलाता है आर्बिट्रेज। तो यह वो 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो की जो थ्योरी पार्ट था उससे डिस्कस किए हैं। आई होप आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन सही होंगे। इसी वीडियो लेक्चर के बाद में इस वीडियो लेक्चर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। द राइट टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, देखो कॉल ऑप्शन, देखो ऑप्शन अगेन मैंने कहा है कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब होता है कि यार आप उस चीज को खरीद सकते हो या फिर उस चीज को नहीं खरीद सकते हो। आई बात समझ में? मीन्स यू हैव ऑप्शन, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
तो मतलब कि ऑप्शन होता है कि आप उसको एक्सरसाइज कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो। फायदे में रहा तो एक्सरसाइज कर लोगे, फायदे में नहीं रहा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। यह जो ऑप्शन होते हैं वो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। अब एक चीज याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको दूसरी चीज याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आप यहां पर हो, आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, कपिल सर को कर रहे हो, किसके लिए, हार्ड कॉपी नोट्स को परचेज करने के लिए, है ना। तो आप कॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, परचेज करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन होता है वो परचेज का ऑप्शन होता है कि आपकी इच्छा है कि आप परचेज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। और पुट जो ऑप्शन होता है वो सेल का ऑप्शन होता है कि आप की इच्छा है कि आप बेच भी सकते हो और नहीं भी बेच सकते हो। कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इश्यूअर होता है उसके पास एक राइट होता है, मतलब कि जो भी कंपनी उसको इश्यू कर रही है उसके पास राइट होता है कि वो कभी भी आपके पास अगर बॉन्ड है ना तो कभी भी आपको एक शॉर्ट नोटिस देकर कह सकती है कि हम अपना बॉन्ड वापस खरीदना चाहते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड्स। कैपिटल गेन का मतलब होता है, कैपिटल गेन का मतलब होता है आपकी जो कैपिटल एसेट्स होती है। अब कैपिटल एसेट्स क्या होती है अलग से डिस्कशन है। कैपिटल एसेट्स जो है मतलब कि कह सकते हो एक तरह से कह सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना। आपकी जो कैपिटल एसेट्स है अगर उनको बेचने से, अगर आपने उनको बेचा है एक हायर प्राइस पे, जितने में खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर अगर आप उसको बेचते हो तो बीच का जो डिफरेंस कहलाता है वो कहलाता है कैपिटल गेन। जितने में खरीदा था और जितने में बेचा, अगर जो बेची जाने वाली अमाउंट ज्यादा है तो कैपिटल गेन, और अगर खरीदा 100 रुपए के अंदर, बेचा 80 रुपए के अंदर, तो यहां पर आपके लिए कैपिटल लॉस हो जाएगा 20 रुपीज का। नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट। अब देखिएगा जब आप सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर डील करते हो ना तो वहां पर दो तरह के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट कैसे बना है, ये बना है इंसानों की इच्छाओं के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको भी अगर रुपए की जरूरत होती है तो वो जो रुपए की जरूरत होती है वो दो तरह की हो सकती है। या तो भाई अपने दोस्त से मांगते नहीं भाई 2-4 दिन के लिए रुपए उधार दे दे, एक तो वैसी जरूरत हो सकती है, या फिर आपको रुपए की जरूरत हो सकती है 5-6 साल के लिए। आई बात समझ में, मतलब कि रुपए की जरूरत आपको शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है या फिर रुपए की जरूरत आपको लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। याद रखना, एक छोटी सी एक और ट्रिक बताता हूं या फिर कंसेप्ट बताता हूं, जो कैपिटल होता है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म से ही रिलेटेड होता है ना। लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबे टाइम पीरियड से ये कैपिटल आपके लिए रिलेट होता है। तो अगर एक ऐसा मार्केट जहां पर जो सिक्योरिटी इश्यू की जा रही है वो लेस देन 1 ईयर के लिए की जा रही है, मतलब कि 1 साल के लिए अगर सिक्योरिटी इश्यू की जा रही है, यानी कि वहां पर जो सिक्योरिटी इश्यू हो रही है वो 1 साल के अंदर अंदर आप उसको वापस बेच के क्या कर लोगे, रुपया ले लोगे। जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यू हो रही है वो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर सालों साल के लिए होते हैं, डिबेंचर्स 20 साल के लिए होते हैं ना। तो यहां पर कैपिटल मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है, जबकि मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर 1 साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड होता है, यहां पर 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है। लिक्विडिटी यहां पर कंपेटिटिवली लोअर, यहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होती है क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज होती है ना वो आप इजीली कहीं पर भी बेच सकते हो, है ना। रिस्क फैक्टर, सिंपल सी बात है, रिस्क फैक्टर कंपिटिटिव, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होती है, यहाँ पर रिस्क कम होती है मनी मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो सिक्योरिटी इशू करती है वो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो तो कभी डूब ही नहीं सकती है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सिंपल सी बात है, मोर रिस्क मोर रिटर्न। अगर रिस्क यहाँ पे ज्यादा है तो रिटर्न भी यहाँ पे ज्यादा होगी, रिस्क यहाँ ज्यादा है तो रिटर्न भी यहाँ ज्यादा होगी। सरकार, आपको हमेशा पता है कि सरकार के जितने भी जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना उसके ऊपर वो हमेशा आपको कम इंटरेस्ट ही देती है। क्यों? क्योंकि वहां का इंटरेस्ट फिक्स होता है, डूबेगा नहीं, है ना, लेकिन कम इंटरेस्ट देगी वो। अब यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके लिए लिखे है ना, आपके लिए मैंने जो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं उनको आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे इनको मत देखिएगा, मैं आपको आगे से अलग से बताऊंगा ना, ये थोड़े से गलत हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, यह एक पहली बात तो ध्यान रख लेना, यह मनी मार्केट का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यह क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको
अपनी सेविंग्स को क्या करता है, यहाँ पर आप इसके अंदर जमा करते हो एक छोटे से टाइम, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में, और उसके बाद में आप उसको विड्रॉ कर सकते हो विथ इंटरेस्ट। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। अब देखिएगा, सबसे पहले तो यार आपको ध्यान रखना होगा कि यार म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यह 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोगों के पास क्या क्या है, 1,000 रुपया है। अब अगर ये सिक्योरिटी, और ये 7 लोग क्या करते हैं, बेचारे जॉब करते हैं, है ना। अब यह सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर ये सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो पहले तो यार जॉब के बाद में मार्केट के क्या हालचाल चल रहे हैं, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी डूब रही है, सब न्यूज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल। और उसके बाद में अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। उसके बाद में भी अगर टाइम भी डिवोट कर दिया तो यार उसके पास रुपए कितने हैं, 1,000 रुपए। क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्या करता है म्यूचुअल फंड, क्या करता है, इन सब से रुपया कलेक्ट करता है, 7,000 रुपया। फिर एक एक्सपर्ट बंदा होता है जो कि इसका काम ही यही है। इस एक्सपर्ट बंदे का काम ही क्या है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर नजर रखता है, कौन सी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये 7,000 रुपये इसको दे देता है। ये क्या करता है, फिर सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और यहां से सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न होती है वो इन लोगों को पकड़ा देता है कुछ रुपया काट के। अब ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो यूनिट्स होती है ना, म्यूचुअल फंड के अंदर ये जो जहां पर ये इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, इनको यूनिट्स देते हैं। मतलब कि ये 1,000 रुपये दिया ना, तो 1,000 रुपये के बदले में कुछ सबूत तो देना पड़ेगा ना, तो सबूत के बदले में इसको क्या करते हैं, ये इसको यूनिट्स देते हैं। अब ये यूनिट्स होती है 2 तरह की, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। अब इसको समझिएगा। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको ओपन एंडेड दी, आप इसको कभी भी खरीद बेच सकते हो। 3 साल की इसकी फॉर एग्जांपल 3 इयर्स की वैलिडिटी है, तो 3 साल के अंदर आप इसको जब मन चाहे इसको बेच सकते हो। आगे जिसको बेचे वो भी जब चाहे मन उसको बेच सकता है। यह अवेलेबल होती है सेल करने के लिए या वापस परचेज करने के लिए किसी भी टाइम। इस 3 सालों में आप इसको खरीद बेच सकते हो, ऑल द टाइम बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट। किस आधार पर बेचा जाएगा कि उस यूनिट की मार्केट की नेट एसेट्स वैल्यू क्या हो रखी है। यूनिट कैपिटल ऑफ द फंड इज नॉट फिक्स्ड बट वेरिएबल। अब यूनिट का क्योंकि अगर वो यूनिट्स ज्यादा डिमांड में है तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड में नहीं है तो वैल्यू कम हो जाएगी। फंड साइज एंड टोटल इन्वेस्टमेंट गो। अब फिर देखो, अगर नए सब्सक्रिप्शन आते रहे, मतलब कि अगर रिडम्पशन वगैरह होते रहे, नए सब्सक्रिप्शन आते रहे, ज्यादा खरीद बेच हुई, तो सिंपल सी बात है उन यूनिट्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो जो फंड की साइज होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लोज एंडेड ये बुड्ढों के लिए है। इसमें क्या कह रखा है, 3 साल के लिए हमने आपको ये दिया है ना, तो 3 साल के अंदर आप इसको कभी भी खरीद बेच नहीं सकते हो। 3 साल के बाद में आप हमको वापस इसको बेच देना। आई बात समझ में। वन टाइम सेल होती है और फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटीज की इसके अंदर एक टाइम सेल होती है। इन्वेस्टर आर नॉट अलाउ टू बाय और रिडीम द यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द फंड्स। यहां पर आपके पास ये नहीं होता है कि आप इसको खरीद बेच सको। जो जितना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड तक आपको उसको अपने पास रखनी ही पड़ेगी। अब क्या लिखा हुआ है एक बार यहां पे पढ़ लेते हैं। आई होप ये तो समझ में आया होगा आपको, है ना। ए फंड विद द फिक्स नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, एक आपको शेयर इश्यू कर दिए 100, एंड ऑल ट्रेडिंग इज डन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ओपन मार्केट। और उसके बाद में इन 100 यूनिट्स की कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी, आप इनको वापस बेच नहीं सकते हो। द शेयर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ द नेट एसेट्स वैल्यू। नेट एसेट्स वैल्यू के ऊपर ओपन एंडेड फंड, म्यूचुअल फंड नेट एसेट्स वैल्यू के आधार पर खरीदे बेचे जाते हैं, जबकि यह इनकी जो प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। ये कुछ चीजें यहाँ पर इसको ध्यान में रखनी है। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी, सहायक। कैसे सर? समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, और आपने क्या किया, एक अपना 5 लाख नहीं 5 करोड़ रुपए का फॉर एग्जाम्पल। बड़े आदमी हो यार आप, छोटे आदमी थोड़ी ना हो।
5 करोड़ अपना क्या कर दिया, जो घर है वो गिरवी रख दिया। अब बैंक ने बोला कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने रुपया नहीं दिया तो हम तुम्हारे घर को बेचेंगे और अपना रुपया रिकवर कर लेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर को बेचने से 5 करोड़ रुपए मिले ही नहीं तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो तुमको एक और सिक्योरिटीज क्या करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मेरी जो गांव की जमीन थी उसको क्या कर दिया, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख दिया। बैंक इसके ऊपर अपनी गंदी नजर तभी डालेगा जब मैं लोन नहीं दे पाऊंगा तब। नहीं सर, अगर मैं लोन नहीं दे पाया तो वो पहले गंदी नजर डालेंगे मेरे घर के ऊपर और घर को बेच देंगे। घर को बेच देने से अगर उनका 5 करोड़ रुपए रिसीव हो जाता है तो वो इसके ऊपर नजर नहीं डालेंगे, लेकिन घर को बेच देने के बाद में भी अगर उनके 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तब जाकर ये मेरी कोलेटरल सिक्योरिटीज की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। A specified security placed against the possible defaults of a bond. Mortgage bonds are backed by the claim of property. Collateral trust bonds are backed by the claim of the other securities. मैं इस सिक्योरिटी के बदले में, इस सिक्योरिटी के एवज में जो सिक्योरिटी रख रहा हूं कि अगर ये सिक्योरिटी बेचने से आपको रुपया नहीं मिला तब भी सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना। दैट इज कॉल्ड, ये सिक्योरिटी क्या कहलाएगी, ये सिक्योरिटी कहलाएगी कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर के बारे में 3 चीजें ध्यान रख लेना। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कि 1 साल के लिए इशू होता है। तो कौन सा मार्केट है, कौन से मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का आपके लिए इंस्ट्रूमेंट रहेगा। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए किसी भी तरह की जो सिक्योरिटीज होती है वो रखी नहीं जाएगी। इसके मतलब कि अगर आपको रुपए नहीं दे पाए तो हम ये सिक्योरिटी बेच के आपका रुपया भुगतान करेंगे, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, आपसे प्रॉमिस करती है कि यस हम आपका ये रुपया जो है वो आपको लौटा देंगे। इश्यूड बाय ए कॉर्पोरेशन, कौन इशू करती है, सरकार या कंपनी, कंपनी इसको इशू करती है विद ए वेरी हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, जिनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रेडिट होती है। कूपन का मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। द फीचर ऑफ ए बॉन्ड दैट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इनकम आपके लिए कितनी होगी। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, अब सिंपल सी बात है, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कंपनीज आती है, वो आपको रुपया देती है और आपको सिक्योरिटीज देती है और आपसे रुपया लेती है। यार वो कंपनी कहीं डूब ना जाए, कंपनी कहीं भाग ना जाए, इसके लिए क्या करती है, सेबी कहती है उनको कि हम आप अपनी क्या करवाओगे, क्रेडिट रेटिंग करवाओगे। यह क्रेडिट रेटिंग बताएगी आपकी क्रेडिटेबिलिटी की, आपकी विश्वसनीयता को, कि कितना लोग आपके ऊपर विश्वास कर सके। तो ये क्रेडिटेबिलिटी इसके बारे में बताती है। तो यह क्रेडिट रेटिंग करने के लिए हमारे इंडिया में काफ़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। मैं आपको कहूँगा कि एमसीक्यू के लिए आप जरूर से उनकी जो फुल फॉर्म है वो याद करके रखिएगा। एन असेसमेंट ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस बीइंग एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हम एक असेसमेंट कर रहे हैं, एक जांच कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने में कितनी एबल है, क्या वो जितना रुपया उधार ले रखा है क्या वापस वो उतना चुका भी पाएगी या नहीं चुका पाएगी। क्रेडिट रेटिंग आर प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू वेरीफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्रेडिट रेटिंग कौन करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती है। क्यों करती है, ताकि वो उनकी कंपनियों की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, जो कि अपने शेयर वगैरह इशू कर रही है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को वेरीफाई कर सके कि यार ये रुपया वापस चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो इनके नाम क्रिसिल, इकरा और केयर, इन तीनों के फुल फॉर्म जरूर से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। क्रिसिल का होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। इकरा की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट, आई से देखो, आई से सीआरए से तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये तो आपको ध्यान रख लेना है। आई से होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और केयर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये किसकी होती है, केयर की। तो तीनों की फुल फॉर्म जरूर से आप याद रखिएगा। हेज क्या होती है,
आप दो या ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के अंदर इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बिठाते हो कि कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद ली, कुछ सिक्योरिटीज़ आपने बेच दी, तो जिससे कि क्या होता है, जो रिस्क होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे कि खरीदने से नुकसान हुआ तो बेचने से फायदा हो जाएगा, या बेचने से नुकसान हुआ तो खरीदने से फायदा हो जाएगा, जिससे आप अपनी रिस्क को क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। दैट इज कॉल्ड हेजिंग इन सिक्योरिटी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड आता है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अनडिस्क्लोज्ड वो भी, मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक पब्लिक के पास नहीं पहुंची है, लेकिन यस अगर वो पब्लिक के पास पहुंच जाती है तो वहां पे क्या होता है, आपके शेयर्स की जो प्राइस वगैरह होती है ना, उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गूगल से कह दिया जाएगा यार सुंदर पिचई जो है वो अब इस्तीफा लेने वाले हैं, इनसाइडर न्यूज़ है, अगर वो मार्केट में आ जाती है तो गूगल के शेयर कुछ हद तक नीचे जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो वहां पर वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो कि अभी तक अनडिस्क्लोज्ड पब्लिक के पास नहीं पहुंची है। तो इस ऐसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जब आप ट्रेडिंग करते हो, दैट इज नॉन इनसाइडर ट्रेडिंग, और यह एक इलीगल है। इंट्रांसिक वैल्यू का मतलब होता है यार किसी भी चीज के लिए आप कितना रुपया पे करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द इंट्रांसिक वैल्यू, है ना। इसको आप इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। लिबोर क्या होती है, पहले तो लिबोर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट क्या होती है, एक डेली रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, जो कि बताता है कि ये बताता है कि एट विच द बैंक्स ऑफर टू लेंड अनसिक्योर्ड फंड टू अदर बैंक, जो कि ये बताता है कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को रुपया देगी तो वो कौन सी रेट के ऊपर देगी। लिबोर की फुल फॉर्म जरूर से याद कीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है। मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो आपको कहते हैं कि इतना रुपया तो आपके अकाउंट में रहना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए और वो बोलते हैं कि यार 5,000 रुपये तो आपको अपने अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे। आपके जैसे ही 5,000 रुपये से कम हुए, 4,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर हुए, तो वो आपको क्या करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि यार अपनी जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको आप सेटअप कीजिए, उतना तो रुपया आप अपने पास, उतना तो रुपया आप इस अकाउंट के अंदर रखिए, तभी जाके आप आगे क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आई होप आपको ये सब टर्म समझ में आई होगी, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।